कक्षा की एक बार पुनः आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। भारतीय पुनर्जागरण के भाग 2 में है। कुछ देर पहले आपने भाग 1 में हिंदू धर्म के भीतर जिस बिंदु पे समाज सुधार आंदोलन चलाए गए और जिस संगठन और नेतृत्वकर्ता के द्वारा चलाया गया, उसे लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः एक क्वेश्चन तो कम से कम, और मिसलेनियस वगैरह भी है, उसमें तो 2 क्वेश्चन भी पूछने की संभावना रहती है। हालांकि इसमें जो बिहार विशेष है कि बिहार में भी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सब की जो शाखा है उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी हम लोग भारतीय पुनर्जागरण के क्रम में है, तो भारतीय पुनर्जागरण को ही मैं देखना पसंद करूंगा। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया थोड़ी देर पहले कि हिंदू धर्म के भीतर जो समाज सुधार आंदोलन हो, उसका फैक्टर क्या था? तो आधुनिक शिक्षा। फैक्टर क्या था कि उस आधुनिक शिक्षा से प्राप्त कुछ नेतृत्वकर्ता का उद्भव हुआ। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। तो इन सब के द्वारा जो अपने समाज और धर्म की जो बुराइयां थी उस पर उन लोगों ने गहन चिंतन मंथन करना आरंभ किया। और फिर चूंकि उस समय प्रगतिशील तबका कम था, प्रोग्रेसिव सोच वाले कम लोग थे। आज भी देखो कि इतने बड़े समाज जो प्रगतिशीलता की ओर है, जो हम लोग कहते भी हैं, लेकिन समाज की बुराइयों के संदर्भ में आवाज उठाने की जो तीव्रता है वो बहुत कमजोर स्थिति में। आज भी कई सामाजिक और धार्मिक व्यवहार से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। आज भी हिंदू धर्म का यदि आप संस्कार का एक पक्ष है मृत्यु संस्कार, उसमें जो सामूहिक भोज होते हैं, गरीब से गरीब तबका को भी उस आडंबर और पुरोहितवाद में जमीन को गिरवी रखकर हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्यों नहीं हम उस व्यवस्था के प्रति आवाज उठाएं? इसका कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं हम विवाह वगैरह वगैरह में जिस तरह से राशि खर्च होती है, क्यों नहीं हम उसमें मितव्ययिता ला सकते हैं? तो ये अभी भी कई ऐसी बुराइयां हैं आडंबरवाद, पुरोहितवाद के कारण। तो उस दिशा में हमें और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। लड़कियों की शादी में मितव्ययिता में तो आवाज आपकी दबाई नहीं जाएगी, लेकिन मृत्यु भोज के संदर्भ में या सनातन धर्म में आज भी एक ही दाह संस्कार में महिलाओं को भाग नहीं लेने दिया जाता है। और यदि कोई पुत्री अपने पिता की अंत्येष्टि करती है तो लोग उसका सामाजिक बहिष्कार कर देता है। तो इस तरह की बुराइयां आज भी है। तो मैंने कहा है कि आज भी हम इस प्रगतिशील युग में हैं, लेकिन उन बुराइयों के प्रति हम बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं हैं। ठीक है, खैर मूल में आ जाएंगे। मूल हमारा यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस्लाम के भीतर भी पुनर्जागरण के दिशा में प्रयास किए गए। और उसके प्रथम पुरुष, उस धर्म के प्रथम पुरुष, जैसे राजा राम मोहन राय प्रथम आधुनिक पुरुष थे, राष्ट्रवाद के जनक थे। पुनर्जागरण, प्रभात तारा, ढेर सारी उपमा से मैंने विभूषित होकर बताया। ठीक उसी तरह से इस्लाम के भीतर भी पुनर्जागरण लाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने विज्ञान को, मुस्लिम युवाओं से विज्ञान को अपनाने पे बल दिया, अंग्रेजी शिक्षा को अपनाने पे बल दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाइए, और अंग्रेजी शिक्षा अपनाने से कोई जरूरी नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति को आप अपना लेंगे। दोनों दो धारा होती है। भाषा को जानना, ऐसे भी भाषा को जानना चाहिए, दूसरे देश की क्या भाषा है, वहां की क्या समाज की रवैया है, क्या वहां का दृष्टिकोण है। तो ये सब हम किसी देश के भाषा के माध्यम से ही जान सकते हैं। आज हम लोग
जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए तो फ्रांस में क्रांति को जन्म देने वाले मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वाल्टेयर की रचना की प्रभावी भूमिका रही थी। और मॉन्टेस्क्यू ने ही सबसे पहले शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। और उन रचनाओं को हमने जाना, पहचाना। कब पहचाना? जब हम आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए। फ्रांस की राजक्रांति के विश्व बंधुत्व, फ्रांस की राजक्रांति के भ्रातृत्व, समानता की भावनाओं से हम अभिप्रेरित हुए। आज भी यदि हजारों लाखों लोग उस दृष्टिकोण को अपनाया है तो उसमें फ्रांस की राजक्रांति और इस समय के जो साहित्य हैं उसकी बड़ी भूमिका रही है। धीरे धीरे अब तो खैर, अभी मैं एक दिन पटना के रास्ते से आ रहा था, एक होटल में एक मालिक अपने नौकर को बुरी तरह से पीट रहा था। संजोग से मेरी गाड़ी रुकी तो पीटना बंद कर दिया। और मैंने पूछा कि भाई क्या बात हो गई कि आप इसके प्रति मानव वाला व्यवहार नहीं कर रहे हैं? उसने कहा कि सर हमने इसको काम के लिए डांटा तो हमको इसने कहा कि नहीं कर बो की कर लबो। ने इस टाइप का कुछ प्रत्युत्तर दे दिया। प्रत्युत्तर देना उसको अपने मालकिना, जो मालिक का सामंतवादी दृष्टिकोण है, उसको लगा कि मेरी सत्ता को, ये छोटी सी सत्ता को इसने क्या दे दिया, चुनौती दे दिया। और उस बुरी तरीके से पीट रहा था। मैंने कहा कि अभी यदि मैं इसको थाना में ले जाऊं आपकी क्या हाल होगी? ठीक है कि नहीं? तुरंत आपका होटल बंद हो जाएगा। फिर आगे आपने साइज में, ठीक है कि नहीं? उनके पहले तो आप इसका मरहम पट्टी कीजिए, ठीक है? और जहां तक खाने पीने का बात है तब तो मैं खाऊंगा भी नहीं आपके यहाँ। फिर हम लोग 2 आदमी थे, 2-3 अधिकारी थे, फिर हम लोग वापस हुए। लेकिन मैंने वही कहा कि इस तरह का दृष्टि कोई आता, बहुत सारे लोग आते चले, क्या फर्क पड़ता है, मार रहा है मारने, नहीं, आप रुकिए और कम से कम अपने स्तर पे उस प्रतिवाद को दर्शाने का प्रयास कीजिए। ठीक है कि नहीं? नहीं रुकिएगा तो ऐसे लोगों की मोनोपोली क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब तो कम से कम उस एरिया में तो उस दिन तो जरूर चर्चा में होगा कि एक गाड़ी रुकी और उसने धमकी भी दिया, नहीं बंद कराया, उसका रोजगार था। ठीक है कि नहीं? बंद हो जाता तो उसमें और भी 10 लोग काम कर रहे थे, उनकी भी नौकरी तत्काल चली जाती। ठीक है, लेकिन उसको एहतियातन तो मैंने बता समझा ही दिया कि एक मानव के रूप में यदि मैं अधिकार संपन्न व्यक्ति हूं तो हमारी क्या रोल हो सकती है, या हमारे साथ जो हैं उनकी क्या उनका भी सहयोग हमें प्राप्त था। ठीक है कि नहीं? जो भी साथ लोग थे कि नहीं ये बहुत गलत कर रहा है। संजोग से गाड़ी उसी जगह पर रुकती थी तो देख लिया तो बड़ी चेष्टा पैदा हुई उसके प्रति। खैर मूल में आ जाइए, मतलब कहने का हम लोग रास्ता में इस बात की जिक्र भी कर रहे थे कि आज भी कम इसके लिए सत्ता का, किसी के सत्ता का आना ना आना क्या फर्क पड़ता है? ठीक है कि नहीं? कि मोदी जीता कि मोदी हारा, इस व्यक्ति के लिए क्या फर्क पड़ता है? इस व्यक्ति को सही रूप से शुरुआती दौर में शिक्षा नहीं मिली, तब ना वो जूठा साफ कर रहा है। ठीक है नहीं? कोई शासन में आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई अधिकारी बनेगा, उसका क्या मतलब हो जाता है? जिससे संबंधित जो संस्थाएं हैं, सरकार की एजेंसियां हैं, उसको तो कम से कम काम करना चाहिए। मतलब हम लोग उस पूरे रास्ता इसी बिंदु पे बातचीत करते हुए आगे बढ़े। मूल में आ जाइए। खैर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम समाज में इस तरह का पुनर्जागरण आने का श्रेय किसको जाता है? उस समाज में जिसके विषय में आज भी कहा जाता है कि अपने धर्म के विषय में वो एक शब्द नहीं कह सकता है। ठीक है कि नहीं? और यदि एक शब्द कह दिया तो फिर उसकी हामत आ जाएगी, सामत आ जाएगी। तो इस तरह का समाज आज भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है कि नहीं? और उसमें उन्होंने कुरान की नई व्याख्या कर दी, इसमें उन्होंने आवाज उठा दी कि नहीं भाई अंग्रेजी शिक्षा लो। आज देखो पाकिस्तान में लोग अंग्रेजी शिक्षा नहीं लेते हैं क्या? उसके जितने भी शासन के प्रमुख है सबका बेटा विदेशों में जाकर पढ़ता है, और जितने लोअर तबका है उसको जो परंपरागत शिक्षा दे करके उसको गुलाम बनाए हुए है। हर जगह की यही स्थिति है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की स्थिति बहुत बेहतर। अभी मैंने क्या कहा कि सरकारी विद्यालय में किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब का बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो वहां पर उन्होंने लिटरेरी सोसाइटी, साइंटिफिक ओरिएंटल सोसाइटी, इन सब की नींव रखी। आपको याद होगा कि 1875 में
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने से पहले मुस्लिम शिक्षा का आज भी राष्ट्रीय स्तर का केंद्र यदि कोई है तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। और उसका जो प्रारंभिक रूप था वो मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही था। एंग्लो ओरिएंटल, एंग्लो एंग्लो मतलब क्या कि अंग्रेजी शिक्षा। उसके पहले जो प्रिंसिपल थे वो थियोडर बैक थे। उसके जो पहले प्रिंसिपल थे वो कौन थे? थियोडर बैक थे। और उन्हीं के प्रभाव में सर सैयद अहमद खां का दृष्टिकोण जो है वो समानतावादी से सांप्रदायिक हो गया। जो एक समय ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान मेरे दो आंखों की तरह है, इसमें कौन सा आंख प्यारा है ये कहना कठिन है। और वही कहने लगे कि नहीं, हिंदू और मुसलमान के हित अलग अलग है, ठीक है कि नहीं। तो ये प्रभाव थियोडर बैक के प्रभाव में ही आया कि उन्होंने, होता है किसी गलत आदमी के साथ यदि आप रहेंगे ना, एक ही बात को इतनी बार कहेगा कि आपके अंदर उस तरह के दृष्टिकोण क्या होंगे। इसलिए हमेशा जीवन में ध्यान रखो कि हमेशा सही दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ रहो, ठीक है कि नहीं। मुख्य बिंदु पे आ जाइए। मुख्य बिंदु, गलत लोगों के साथ रहिएगा तो आपको लगेगा कि गलत ही सही है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के दृष्टिकोण को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हाँ भैया प्रणाम। जी 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 जी।
हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, तो अब शुरू कीजिए लिखना। वो ठीक कर दी थी, अब लिखो। मुस्लिम, मुस्लिम पुनः जागरण, मुस्लिम पुनः जागरण को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सर सैयद अहमद खान की रही। सर सैयद अहमद खान की रही। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। ठीक हूँ। एक बार फोन कर लीजिए। ठीक, ओके। कहाँ थे हम लोग? के पिता कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। सबसे महत्वपूर्ण उनका सर सैयद अहमद खान की थी। इसलिए उन्हें मुस्लिम पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। इसलिए उन्हें मुस्लिम पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। मुस्लिम पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। मुस्लिम पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है। आपकी जानकारी में है कि शुरुआत में हमने जैसे हिंदू धर्म में भी आधुनिक शिक्षा का प्रवेश हो, इसके लिए काम किया, ठीक उसी तरह से ऐसे भी किसी भी समाज में जब तक आधुनिक शिक्षा नहीं जाएगा तब तक उसमें सुधार हो नहीं सकती है। आधुनिकीकरण का पहला तत्व क्या होता है? आधुनिक शिक्षा। अभी थोड़ी देर पहले मैं जन स्वराज्य पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर की बात कर रहा था। वो अपने आंदोलन, आप देखिएगा उनकी कोई भी भाषण सुनिएगा, भाषण का पहला भाग जो होता है, पहला स्ट्रक्चर होता है, वो है एजुकेशन। ठीक है कि नहीं? और इस तरह के प्रश्न आज तक, मैं तो कई वर्षों से राजनीति का कवरेज कर रहा हूं और कड़ी नजर रखता हूं। एक तो लोक प्रशासन के छात्र होने के नाते भी किसी जमाने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति मेरी गहरी अभिरुचि थी, और जब मेंस वगैरह था तो बच्चों को पढ़ाता भी था। तो उस कारण से भी, क्योंकि लोक प्रशासन और राजनीति के बीच में अंतर संबंध है, तो राजनीति पे तो नजर रखनी ही पड़ती है। और इसी क्रम में मैंने कहा आपसे, तो ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम पुनः जागरण को आगे बढ़ाने में भी कौन थे सबसे पहले? सर सैयद अहमद खान। और किस बिंदु पे? तो शिक्षा। पहला चीज शिक्षा और विज्ञान। शिक्षा और विज्ञान में क्या? अंग्रेजी शिक्षा। आज भी जिस घर के बच्चे अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, ठीक है कि नहीं, उसका, और यदि परसेप्शनल थोड़ा सा डेवलपमेंट है तो उसके लिए यूपीएससी पास करना आज भी बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि पहला जो सोर्सेज है, वो पहला जो इनोवेटिव और फंडामेंटल सोर्सेज है, वो आपकी अंग्रेजी में ही है। ठीक है कि नहीं? उसके लिए यूपीएससी आज भी बहुत आसान है, और कॉपी की मार्किंग लेवल भी उसी रूप में होते हैं। कभी भी मैंने नहीं देखा कि इंग्लिश के कॉपी में, इंग्लिश में जो लिखता है उसकी कॉपी में बहुत ज्यादा अंकों का डिफरेंस हो गया। वो जैसा लिखा उसको वैसा नंबर मिलता है। लेकिन हिंदी में लिखने वाले के साथ कहीं ना कहीं इस तरह की एक मानसिकता है जो काम करती है। खैर, फिलहाल उसमें जो अच्छा लिखता है तो निश्चित रूप से उसके चयन उच्च स्तर पे होते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रवृत्ति है कि जब एक ही समान लेवल का हिंदी में कोई लिखा हो और एक ही समान लेवल का अंग्रेजी में कोई लिखा हो, तो अंग्रेजी के 5 मार्क्स अधिक होते हैं। आगे लिखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखे? मुस्लिम पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। फिर आगे इस कड़ी में उन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इस कड़ी में सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने
सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की नींव रखी और 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की एवं 1875 में अलीगढ़ में मोहंडम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में अलीगढ़ में मोहंडम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को स्थापित किया। ठीक है, को स्थापित किया। ये काफी महत्वपूर्ण है। और इस आंदोलन को, यही आंदोलन मतलब ये जो संगठन था एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ में, यही अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। और इसीलिए कभी कभी परीक्षा में दे देता है विकल्प में अलीगढ़ आंदोलन, इधर दे देगा सर सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ आंदोलन क्या, सर सैयद अहमद खान। क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बिंदु क्या, अली जैसे दे देगा आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन। इधर दे देगा सती प्रथा, इधर दे देगा बाल विवाह, मतलब इस टाइप का जिसका जो केंद्र बिंदु में था। आर्य समाज का केंद्र बिंदु में क्या था, वेद। प्रार्थना समाज के केंद्र बिंदु में क्या था, जाति प्रथा का स्थिति में सुधार। ब्रह्म समाज के केंद्र बिंदु में क्या था, सती प्रथा। आपके अलीगढ़ आंदोलन के केंद्र बिंदु में क्या था, अंग्रेजी शिक्षा विज्ञान। अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान मुसलमान युवा इसको स्वीकार करें, क्योंकि वो नहीं तो विश्व की मुख्य धारा से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो और ऐसा होता है, ये केवल एक धर्म की बात नहीं है, मैं सभी के लिए कहता भी हूं कि भाषा के प्रति, किसी भाषा के प्रति कभी बैर मत रखिए। ठीक है। और वह भाषा जो आपकी रोजगार से जुड़ी हुई है, वह भाषा जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वह भाषा जो देश के भीतर भी आप किसी दूसरे जगह पे जाएंगे, उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में जाएंगे तो कम्युनिकेशन का एक माध्यम भी है, उस भाषा के प्रति तो आपकी पूर्वाग्रह होनी भी नहीं चाहिए, उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट कहां थे हम लोग, हो गया। तो मैंने कहा कि अलीगढ़ आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पूर्व आपने फराजी आंदोलन को पढ़ लिया है, इसके पूर्व आपने बहावी आंदोलन को पढ़ा है, इसके पूर्व आपने अहमदिया आंदोलन को पढ़ा है। ये सारे आंदोलन को आपके पूर्व के दिनों में पढ़ लिया, फिर से नोट में लिख देंगे। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद, कौमा। देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक, कौमा, देवबंद। देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक, देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक, देवबंद। देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक नौतबी और गंगोही। नौतबी और गंगोही थे, नौतबी और गंगोही थे, नौतबी और गंगोही थे। ठीक है। और बहावी आंदोलन तो पहले ही पढ़े हैं आप, कहां पढ़े थे,
1857 में भी बताया था सैयद अहमद, नहीं तो ये सब आंदोलन को पूर्व के दिनों में पढ़े हैं। और हालांकि जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आपने देखा होगा आर्य समाज पुनरुत्थानवादी, उसी तरह से मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में पुनरुत्थानवादी कौन था, मैंने परंपराओं पे अधिक बल कौन दिया, इसने दिया, अहमदिया ने दिया। अहमदिया में तो जो उसका प्रवर्तक था मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता था, ठीक है कि नहीं, वो भी लिख देना वहां ब्रैकेट में, कृष्ण का अवतार। बातचीत करने से तथ्य निकलते हैं, ब्रैकेट में लिख दो कृष्ण का अवतार। किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद ने कृष्ण का अवतार बताया, कृष्ण का अवतार बतलाया। आपने पढ़ा था फराजी आंदोलन भी पढ़ा था ना, कौन थे फराजी आंदोलन के प्रणेता, कौन थे? शरीयतुल्लाह, उसके अनुयायी के द्वारा इस फराजी आंदोलन को गतिशील बनाया गया था। तो इसको भी ध्यान में करके रखेंगे तो इस्लाम के भीतर हेलो हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? हाँ, आदेश कहिए, कोई आदेश है? अरे समझते नहीं है, आपसे हम आधा घंटा में बतियाते, ठीक है? हम लोग टाइप के लोगों को टॉयलेट नहीं ना करता है सिस्टम, समझते हैं ना, करते हैं हम। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, अहमदिया आंदोलन थे, हो गया ना। तो मुसलमानों के भीतर जितने सारे आंदोलन चले उसको आपने देखा, और यही अलीगढ़ आंदोलन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एजुकेशन और विज्ञान, साइंटिफिक सोसाइटी याद रखिए, ठीक है? मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज याद रखिए, उसका जो प्रिंसिपल था, पहला प्रिंसिपल, उसका नाम था थियोडर बैक, उसको भी याद रखिए, नोट में लिख दीजिए। वही मोहम्मदम एंग्लो MAO स्कूल, MAO स्कूल के प्रथम प्रिंसिपल, क्यों पूरा नाम लिखिएगा, कि प्रथम प्रिंसिपल थियोडर बैक थे, थियोडर बैक थे, थियोडर बैक थे, जिसके प्रभाव में जिसके प्रभाव में जिसके प्रभाव में जिसके प्रभाव में सर सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण सांप्रदायिक हुआ, जिसके प्रभाव में सर सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण क्या हुआ? सांप्रदायिक हुआ, सांप्रदायिक हुआ, और कांग्रेस का विरोध किया, और कांग्रेस का विरोध किया, और कांग्रेस का विरोध किया। विरोध किया, ठीक है? क्या लिखे? क्या छूट गया क्या? उनके दृष्टिकोण क्या हो गए? सांप्रदायिक हो गए, और कांग्रेस का भी क्या किया? विरोध किया। इसी क्रम में जहां एक तरफ सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा है, ठीक है, वहीं नुमानी साहब थे एक, जिन्होंने दारुल उलूम की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संस्कृति से यदि बचाना है तो अपने परंपरावादी शिक्षा को ग्रहण करो। तो वो ब्रिटिश संस्कृति से क्या थे? भयाक्रांत थे। कालांतर में 20वीं सदी में मुसलमानों के भीतर राजनीतिक चेतना आई, और राजनीतिक चेतना को जन्म देने में एक आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई, और जिसके संस्थापक थे अली बंधु, मोहम्मद अली शौकत अली, और उस आंदोलन का नाम था अहरार आंदोलन।
या अहरार आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के समानांतर ही बंगाल से ही शुरू हुआ था। बंगाल के मुस्लिम राष्ट्रवादी जो थे, मुस्लिम लीग के जो विरोध कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण क्या था, आप भविष्य में पढ़िएगा, बस एक दो कक्षा के बाद ही, एक ही कक्षा के बाद ही हम मुस्लिम लीग में आ जाएंगे, और उसमें आप पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग का जो दृष्टिकोण था वो ब्रिटिश समर्थक दृष्टिकोण था, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण नहीं थे। और उसी का विरोध और राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार मुसलमानों में हो, इसके लिए अहरार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये दो संदर्भ को याद रखने का तथ्य के दृष्टि से प्रयास आप करेंगे यहीं पर, तो लिख देंगे नोट में, सिबली नुमानी, सिबली नुमानी, सिबली, सिबली नुमानी, सिबली नुमानी ने दार उल उलूम, दार उल उलूम, दार उल उलूम, दार उल उलूम की नींव 1894 में लखनऊ में रखी। उलूम की नींव 1894 में लखनऊ में रखी, लखनऊ में रखी। और पॉइंट नंबर 2, अहरार आंदोलन, अहरार आंदोलन 1906 में बंगाल से आरंभ हुआ, 1906 से बंगाल से आरंभ हुआ, 1906 से बंगाल से आरंभ हुआ, बंगाल से आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व अली बंधु ने किया, जिसका नेतृत्व अली बंधु ने किया, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल अली, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अली। ठीक है, किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अली ने किया। इसका उद्देश्य लिख देंगे, इस आंदोलन का उद्देश्य, इस आंदोलन का उद्देश्य इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना था, 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 बस। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपकी यदि मुसलमानों के भीतर का जो धर्म सुधार है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आइए पारसी, तो लिखिएगा पारसी, पारसी धर्म सुधार आंदोलन, पारसी धर्म सुधार आंदोलन, पारसी धर्म सुधार आंदोलन। देखो, पारसी में धर्म सुधार को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई महिला शिक्षा पर, और उसका प्रभाव आज इतना है कि महिला उसकी हो गई साइंटिस्ट, महिला हो गई शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में, और पुरुष जो है वो पीछे छूट गया वहां। पारसी दंपति में आप देखेंगे कि महिला अधिक पढ़ी लिखी होती है, पुरुष कम, लेकिन पुरुष के पास इंटरप्रीनरशिप क्वालिटी है। तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे देश को औद्योगिक निर्माण देने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो जमशेदजी टाटा को ही जाता है। उस समय बिरला और टाटा यही दो मुख्य स्तंभ थे।
अभी उन लोग का सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में, सांस्कृतिक निर्माण के क्षेत्र में, अभी कल परसों एक स्टेटस पे मेरा एक फोटो भी देखे होंगे, वो हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ शारदा मंदिर की तस्वीर है। वो हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ शारदा मंदिर की तस्वीर है जो 1960 में बनाई गई थी, तो 100 करोड़ का था 1960 में, समझ जाओ आधुनिक संदर्भ में। लेकिन कलात्मक उसमें मुगल, उसमें जो इंडियन आर्ट्स है, उसमें जो ब्रिटिश आर्ट्स है, वो सब कुछ है उस मंदिर में। मूर्ति में जितने भी विश्व के अभी तक व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व की धारा को, सामाजिक धारा को परिवर्तन किया, उन सबका फोटो लगा हुआ है मूर्ति के माध्यम से, पत्थर के माध्यम से। तो समझ जाओ उसकी, उसको बनाने में कितनी कड़ी मेहनत लगी होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। एक पत्थर बनता है, एक पत्थर की मूर्ति बनती है, तब तो इतना समय लगता है। और सबसे बड़ी बात, 1959 में उसकी कल्पना की गई या 1960 में बनकर तैयार कर दिया गया। उतने विशाल स्तर पर मंदिर। मूल में आइए, फिलहाल मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि पारसी धर्म सुधार ने महिला शिक्षा पे बल दिया। पारसी धर्म सुधार के 5 मुख्य हस्ताक्षर हैं, फरदौन जी, बंगाली जी, नेरोजी जी, बीएम मालवाड़ी जी या कामा जी। ठीक है, मैडम कामा, जिनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मां कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में हम उन्हें जानते हैं। बीएम मालवाड़ी, बताए हुए थे कि बीएम मालवाड़ी के प्रयासों से ही 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था। फरदौन जी, बंगाली जी और नेरोजी ने पारसी धर्म सुधार में पहला संगठन बनाया था जिसका नाम था रहनुमाई माजदा सभा। और जिस पुस्तक के माध्यम से नेरोजी ने अपने विचारों को आगे बढ़ाया था, उस पुस्तक का नाम था रफ्त गिरफ्तार। तो ये 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिसे आपको याद रखनी चाहिए, तो लिखेंगे। पारसी धर्म सुधार आंदोलन लिखेंगे। इस आंदोलन के 5 मुख्य हस्ताक्षर हैं। इस आंदोलन के 5 मुख्य हस्ताक्षर हैं। 5 मुख्य हस्ताक्षर हैं। पहला हस्ताक्षर लिख देंगे, फरदौन जी, बंगाली जी, फरदौन, बंगाली, सब में जी लगा दो। फरदौन जी, बंगाली जी, नेरोजी, फरदौन जी, बंगाली जी और फरदौन जी, बंगाली जी और नेरोजी के प्रयासों से रहनुमाई माजदा सभा की नींव पड़ी। रहनुमाई माजदा सभा की नींव पड़ी। रहनुमाई माजदा सभा की नींव पड़ी। ठीक है। नेरोजी ने रफ्त गिरफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट पॉइंट, नेरोजी ने रफ्त गिरफ्तार लिख दे क्या, रफ्त गिरफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किया। रफ्त गिरफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किया। नेरोजी ने रफ्त गिरफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किया।
और महिला शिक्षा पे बल दिया, और महिला शिक्षा पर बल दिया, और महिला शिक्षा पर बल दिया। नेक्स्ट, बीएम मालवारी ने बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया। बीएम मालवारी ने बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया। बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया। बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया। ठीक है, चलिए। हो गया। तो पारसी में यही 3 मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद आता है सिख धर्म सुधार। इसके बाद क्या आता है? सिख धर्म सुधार। और सिख धर्म सुधार में 3 आंदोलन है। एक है निरंकारी, दूसरा है नामधारी, और तीसरा है अकाली। और सिख धर्म सुधार के अग्रदूत कौन थे? तो बाबा दयाल दास। सिख धर्म सुधार के अग्रदूत कौन थे? तो बाबा दयाल दास। एक समय सिख गुरुद्वारों पर महंतों का, गुंडों का कब्जा होता था। धीरे धीरे परिवर्तन आया। गुरु का बाग का संघर्ष हुआ। सहयोग आंदोलन के दरमियान अकाली आंदोलन हुए थे, और उसमें महंत के गुंडों के ऊपर नियंत्रण स्थापित की गई। फिर इसी कड़ी में गुरुद्वारा प्रबंध समिति अधिनियम लाया गया, और आज जो गुरुद्वारा में लोकतांत्रिक व्यवस्था देखते हैं और बेहतर व्यवस्था देखते हैं, वो इसी आंदोलन का परिणाम रहा। नहीं तो तमाम बुराइयों से सिख धर्म ग्रसित था। लेकिन उसके सुधारने में इस अकाली आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो सिख धर्म सुधार में निरंकारी, नामधारी और अकाली, ये 3 आंदोलन का संबंध किससे है? तो सिख धर्म सुधार से। तो लिखेंगे सिख धर्म सुधार से संबंधित 3 आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण है पहला निरंकारी। निरंकारी। दूसरा नामधारी। दूसरा क्या था? नामधारी। और तीसरा था अकाली। तीसरा है अकाली। तीसरा है अकाली। ठीक है, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। आरंभिक समय में सिख धर्म सभा 1873, सिख धर्म सभा 1873, बाबा दयाल दास, बाबा दयाल दास, बाबा दयाल दास, बाबा दयाल दास ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, किस दिशा में? इस दिशा में। फिर लिखिएगा अकाली आंदोलन और सहयोग आंदोलन के दौरान, अकाली आंदोलन और सहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान विकसित हुए, और इसी कड़ी में गुरु के बाग का संघर्ष, गुरु के बाग का संघर्ष, गुरु के बाग का संघर्ष आदि देखे गए। गुरु का बाग, बाग नहीं बाग, बाग,
बाग गार्डन नहीं जानते हैं, गुरु के बाग का संघर्ष आदि देखे गए। इसी आंदोलन का परिणाम था कि, किस आंदोलन का? अकाली आंदोलन का। इसी आंदोलन का परिणाम था कि 1925 में संशोधित होकर 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 सिख गुरुद्वारा अधिनियम, सिख गुरुद्वारा अधिनियम लाए गए। सिख गुरुद्वारा अधिनियम लाया गया। ठीक है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम लाया गया। एनसीईआरटी है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम लाया गया बस। और जिसकी चर्चा इस एनसीईआरटी में भी व्यापक स्तर पर की गई है, तो इसलिए लास्ट में तो लिखा ही देंगे कि इतना पढ़ने के बाद भी आप निश्चित रूप से एक बार एनसीईआरटी के एक एक लाइन को, यदि बड़ा आदमी बनना है तो एक एक लाइन को पढ़ने का और उसको समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह कक्षा समाप्त होती है। और जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट सबसे पहला, बूस्टर फैक्ट सबसे पहले, सबसे पहला लिखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लावत्स्की और ओलकाट ने, ब्लावत्स्की, ब्लावत्स्की और ओलकाट ने ब्लावत्स्की और ओलकाट ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क में किया गया, न्यूयॉर्क में किया गया, न्यूयॉर्क में किया गया। एकदम अंडरलाइन कर लो। अति महत्वपूर्ण है कि 1882 में, एकदम एज लिखोगे, एज 1882, 1882। महत्वपूर्ण है कि 1882 में, महत्वपूर्ण है कि 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास के अड्यार में किया गया, मद्रास के अड्यार में किया गया, मद्रास के अड्यार में किया गया, मद्रास के अड्यार में किया गया। ठीक है, कहां किया गया? मद्रास के अड्यार में किया गया। कालांतर में, फिर लिखिए, कालांतर में एनी बेसेंट 1893 में जब भारत आई, एनी बेसेंट 1893 में जब भारत आई, तो इस संगठन को लोकप्रिय बनाया, 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 इस संगठन को लोकप्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाया। 1907 में वे अध्यक्ष बनी, 1907 में एनी इस संगठन के अध्यक्ष बनी।
अध्यक्ष बने। और यह भी याद रखिएगा कि 1898 में एनी के प्रयास से ही बनारस में हिंदू सेंट्रल स्कूल, जो आज भी काम कर रहा है, हिंदू सेंट्रल स्कूल की नींव रखी गई थी। और यही हिंदू सेंट्रल स्कूल, अब तो स्कूल है लेकिन उसी के ऊपर उसके काफी सारे क्षेत्रों को अधिग्रहण करके फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जो मदन मोहन मालवीय ने महामना, भारत रत्न से भी अभिभूत हुए। तो बनारस का हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बना, जो ध्यान रखिएगा, तो वहां पे लिख दीजिएगा। 1898 में एनी ने 1892 में एनी ने 1898 में एनी ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की नींव रखी थी। सेंट्रल हिंदू स्कूल की नींव रखी थी, जो कालांतर में सेंट्रल हिंदू स्कूल की नींव रखी थी, जो कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में चेंज कर गया। इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। किसके? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। उनकी उपाधि थी महामना। उपाधि सब भी ध्यान रखिए। मदन मोहन मालवीय संस्थापक, उपाधि महामना, उपाधि महामना, अंडरलाइन करिए। पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलनकारी को महामना की उपाधि दी गई, तो किसे दिया गया? या मिलाने जुलाने में ये सब फैक्ट है, गैदर करके रखिएगा तो काम देगा। जैसे इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आगे आप राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे। इकबाल को मुस्लिम धर्म में इस्लाम का विवेकानंद कहा जाता है। जिस तरह से विवेकानंद ने सामाजिक कर्म पे बल दिया, मानवतावाद पे बल दिया, उसी तरह से इस्लाम में किसने बल दिया? इकबाल ने बल दिया। यह और बात है कि शुरुआत में राष्ट्रवादी थे और कालांतर में अलगाववादी हो गए। ये तो अन्य बातें हैं, लेकिन ध्यान रखने की चीज है कि पूछेगा कभी कि निम्नलिखित में से इस्लाम का विवेकानंद किसे कहा जाता है, तो इकबाल। तो लिख देंगे इस्लाम का विवेकानंद इकबाल को कहा जाता है। इकबाल को कहा जाता है। इकबाल को कहा जाता है। एक और लिखिए, अल्ताफ अली। अल्ताफ अली, हाली, अली नहीं हाली लिखो, उर्दू का शायर था। अल्ताफ हाली, चिराग अली। चिराग अली अलीगढ़ के महत्वपूर्ण, अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख अनुयायियों में से थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख अनुयायियों में से थे। अनुयायियों में से थे। ठीक है। सैयद अहमद खान ने 1863 में कलकत्ता में 1863 में कलकत्ता में मोहंडम लिटरेरी सोसाइटी की नींव रखी। मोहंडम लिटरेरी सोसाइटी की नींव रखी। लिटरेरी सोसाइटी की नींव रखी। ठीक है। मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, यह किसने कहा था? मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, यह किसने कहा था?
लिखाएंगे नहीं। एनसीईआरटी का लाइन है, पढ़िएगा अपने आप याद हो जाएगा। ये विवेकानंद ने कहा था कि मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है। लिखाएंगे नहीं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, आर्य समाज की सबसे बड़ी देन शिक्षा के क्षेत्र में है। आर्य समाज की सबसे बड़ी देन, अस्थाई देन, आर्य समाज की सबसे बड़ी अस्थाई देन शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा के क्षेत्र में है। इसी कड़ी में श्रद्धानंद ने हरिद्वार में, इसी कड़ी में श्रद्धानंद ने, इसी कड़ी में श्रद्धानंद ने, इसी कड़ी में श्रद्धानंद ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना हरिद्वार में किया। हरिद्वार में किया। किसने किया? हरिद्वार में किया। ठीक है। परमहंस मंडली 1840 में बॉम्बे में, परमहंस मंडली 1840 में बॉम्बे में स्थापित हुए। परमहंस मंडली 1840 में बॉम्बे में स्थापित हुआ, जिसके प्रणेता कौन थे? जिसके प्रणेता पश्चिम भारत के पहले धार्मिक सुधारक लोकहितवादी थे। पश्चिम भारत के पहले धार्मिक सुधारक, पश्चिम भारत के पहले धार्मिक सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। अभी बताए थे ना, लोकहितवादी, लोकहितवादी थे। एक दो और लिख लो, काम देगा। हालांकि आगे भी लिखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन लिख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज, अब उसका अंग्रेजी नाम दे दे तो गड़बड़ा नहीं दीजिएगा, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की नींव रखी थी। भारत सेवक समाज की नींव रखी थी, जबकि एनएम जोशी ने, जो गोखले के अनुयायी थे, एनएम जोशी ने सोशल सर्विस लीग स्थापित किया। एनएम जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। टिक लगा दो उस पर, उस नाम पे टिक लगा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। उसी में लिख दीजिए, जोशी ने 1920 में, जोशी ने 1920 में, जोशी ने 1920 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन स्पेक्टेटर, इंडियन स्पेक्टेटर एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन, इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन बीएम मालवाड़ी ने किया। इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन बीएम मालवाड़ी ने किया। बीएम मालवाड़ी ने किया।
बीएम मालवाड़ी ने किया। और आज के अंत में 1861 में राधा स्वामी तुलसीराम ने 1861 में तुलसीराम ने आगरा में, तुलसीराम के साथ साथ शिवदयाल, उसका मूल नाम था शिवदयाल, लेकिन तुलसीराम कहते थे लोग, तुलसीराम या शिवदयाल लिख दीजिए। तुलसीराम ने राधा स्वामी सत्संग आंदोलन को जन्म दिया, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन को जन्म दिया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन को जन्म दिया किसने? आगरा में। और यहां से जाओगे मुजफ्फरपुर के रोड में तो लिखा हुआ है राधा स्वामी सत्संग स्थल। दरभंगा मुजफ्फरपुर के रोड में कहीं पे खूब बड़े क्षेत्र में लिखा हुआ है, वहां सत्संग वगैरह होता है, ठीक है कि नहीं? लोग सत्संग पे बहुत ध्यान देता है। मूल बिंदु पे आ जाइए, कहां थे हम लोग? 1861। आगे लिखिए लास्ट। जस्टिस आंदोलन 1917 मद्रास। जस्टिस आंदोलन 1917 मद्रास में निम्न जाति आंदोलन था, निम्न जाति आंदोलन था, निम्न जाति आंदोलन था जिसके प्रणेता मुदलियार 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 कौमा नायर नायर और त्यागराज थे, त्यागराज और त्यागराज थे और त्यागराज थे, ठीक है? बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस व्यापक कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं और आशा करता हूं कि इस अध्याय को आप जितना कमांड करके रखिएगा, 3 कक्षा का एक कक्षा है, जितना पचा के रखिएगा आपको 2 क्वेश्चन तो कम से कम बन ही जाएंगे, उससे ज्यादा ही। जैसे कई विधा भी मैंने लिखा दी है, जस्टिस आंदोलन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन स्पेक्टेटर, बहुत सारे ऐसे उसमें तथ्य आप देखेंगे कि जो लिखा हुआ है। और वो भी आपकी परीक्षा में राष्ट्रीय आंदोलन जब आप पढ़ेंगे तो आपको अवसर मिलेगा। और क्वेश्चन को बनाने में भी यदि 1-2 बार पढ़ लीजिए और नीचे लिख दो नोट, एनसीईआरटी 2 बार पढ़ना है, 2 चैप्टर में बटा हुआ एनसीईआरटी। इसमें एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है, 2 चैप्टर में बटा हुआ है, उसको पढ़ना है। इतना आप काम कीजिए और फिर जिस दिन क्वेश्चन बनवाए उस दिन आप उसको बनाइएगा, तो मैं समझता हूं कि आपको कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि समय हो चुका है, बायोलॉजी की कक्षा के लिए कम से कम मुझे 1 घंटा चाहिए।